हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं आरबीएससी बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2026 का 100% सिलेबस का एक मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। बिल्कुल से उसी पैटर्न के ऊपर हमने ये पेपर बनाया है कि 28 फरवरी को अपने को पूरा 56 नंबर का पेपर जिस हिसाब से मिलने वाला है उसी हिसाब से इस पेपर को बनाया गया है। और इसकी खास बात देखो ये होने वाली है कि इसमें जैसे 18 एमसीक्यू है और एमसीक्यू सोल्व करने में अपने को टाइम भी लगने वाला है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि अपन क्या करते हैं जैसे एक एमसीक्यू को तैयार कर लेते हैं कि क्वेश्चन ये है, इसका ऑप्शन ये है। अब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन डायरेक्ट तो अपने को मिलेंगे नहीं, किसी भी कॉन्सेप्ट बेस पे घुमा फिरा करके कैसे भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 18 एमसीक्यू ले रहे हैं, जिन जिन चैप्टर में से एमसीक्यू के क्वेश्चन बन रहे हैं उतने ही क्वेश्चन हम बना रहे हैं। लेकिन खास बात ये रहेगी कि एक क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे तो उसमें अपने को 4 या 5 नए क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। टोटल कहने को तो अपन ये कह सकते हैं कि 18 एमसीक्यू है, लेकिन अपन 50 से 60 एमसीक्यू कम से कम इस पेपर में सोल्व करने वाले हैं, जिसका अपने को जरूर फायदा मिलेगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे, जैसे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें से 2 एमसीक्यू बनाएगी बोर्ड एग्जाम, तो उसमें 2 क्वेश्चन किस हिसाब के अपने लिए हैं वो अपन डिस्कशन यहां पे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अपने को पहले चैप्टर में से ही मिलेगा वहां पे, और यहां पे भी पहला क्वेश्चन मिल रहा है। अब कैसा क्वेश्चन मिल सकता है उसका एक तरीका हम यहां पे जरूर देख सकते हैं। यही क्वेश्चन मिलेगा इसकी देखो कोई गारंटी नहीं दे सकता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनचाहे परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने से रोकने हेतु पुष्प को कागज या पॉलीथीन से ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब ये एक परिभाषा के ऊपर आधारित क्वेश्चन बनाया गया है, जो अपने 1 नंबर वाले में वहां पर भी काम में आ सकता है और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये काम में आ सकता है। फिल इन द इन ब्लैंक्स वो बनने वाला नहीं है, वरना तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम में आ जाता। अब इसको हम क्या बोलेंगे, 4 ऑप्शन अपने ले रखे, पार्थेनोकार्पी, बहुभ्रूणता, बेगिंग और द्विनिषेचन, द्विगुण निषेचन या फिर त्रिशल्यन। अब पार्थेनोकार्पी जिसको हम बोलते हैं अनिषेक फलन, ये तो क्या होती है अनिषेक फलन, इसको अपन बोलते हैं। और अनिषेक फलन क्या होता है, बिना निषेचन के आवर्तबीजी पादपों में बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया, बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं अनिषेक फलन बोलते हैं। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, लेकिन ये नया क्वेश्चन बन जाए कि आवर्तबीजी पादपों में बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो हम आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। दूसरा है बहुभ्रूणता, पोलीएम्ब्रियोनी। तो बहुभ्रूणता किसको बोलते हैं, नॉर्मली क्या होता है आवर्तबीजी पादपों के बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में ऐसे बीज होते हैं जिसमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। तो एक बीज में आवर्तबीजी पादपों के एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना, एक बीज से अधिक भ्रूण का, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना, ये क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसका अच्छा खासा एक एग्जाम्पल भी है सिट्रस, ये बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल भी होता है। तो ये भी क्वेश्चन में तो हमसे पूछा नहीं गया है, लेकिन अलग से ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना, ये वाली प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, बहुभ्रूणता या पोलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। फिर बेगिंग, ये जो बेगिंग वाला है जिसको बोरावस्त्राकरण भी अपन हिंदी में बोल सकते हैं, ये क्या करती है, अनचाहे परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने से रोकने हेतु पुष्प को कागज या पॉलीथीन से ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बेगिंग कहलाती है। फिर लास्ट ऑप्शन बचा अपना द्विगुण निषेचन, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको त्रिशल्यन भी अपन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द्विनिषेचन जिसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट है अपने श्री नवासचंद साहब हैं, जिन्होंने फ्रिटिलेरिया और लिलियम पादप में द्विनिषेचन को सबसे पहले देखा था। अब इसको दोहरा निषेचन भी बोलते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 मेल गेमिट होते हैं, जिसमें से पहला मेल गेमिट जो होता है वो तो एग सेल के साथ में या अंडक कोशिका के साथ में फ्यूज होकर के जाइगोट या युग्मनज का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा जो मेल गेमिट बचता है वो क्या करता है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ में या 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ में मिलकर के फिर
इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोल सकते हैं, जिससे कि एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन बोलते हैं। फिर इसी पहले चैप्टर का दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अपन देखें तो फूल में परागकोश फटने से पहले पुंकेसर को अठाने की प्रक्रिया ताकि स्वपरागण को रोका जा सके, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है अपने एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस जैसो एनसीईआरटी में दिक्कत ये रहती है कि जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है उसको हिंदी में वो ऐसे लिख देते हैं कई बार। अब एपोमिक्सिस है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर हिंदी में असंग जनन। पार्थेनोजेनेसिस है, इसको हम बोलते हैं अनिषेक जनन। इमेस्कुलेशन है, इसको अपन हिंदी में प्रॉपर बोलते हैं विमपुंसन। और जीनोगेमी है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं स्वपरागण। क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है यहां पे कि फूल में परागकोश फटने से पहले पुंकेसर को अठाने की प्रक्रिया ताकि स्वपरागण को रोका जा सके, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एपोमिक्सिस असंग जनन। अब असंग जनन क्या होता है? आवर्तबीजी पादपों में बिना निषेचन, आवर्तबीजी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया, बीज बनने की प्रक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं? असंग जनन या एपोमिक्सिस बोलते हैं। पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन, यहां पे क्या होता है? बिना निषेचन, आवर्तबीजी पादपों में बिना निषेचन के ही भ्रूण या संतति का बनना, ये क्या कहलाता है? अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। इमेस्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं विमपुंसन, पुंसन का मतलब पुंकेसर, वी का मतलब अठाना, पुंकेसरों को अठाना। तो क्वेश्चन तो अपने को यही तो पूछ रहा है, फूल में परागकोश फटने से पहले पुंकेसर को अठाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमेस्कुलेशन या फिर विमपुंसन कहलाती है। चौथा ऑप्शन अपना बचा है, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना? विमपुंसन, इस क्वेश्चन के लिए। और चौथा ऑप्शन अपना बचा है जीनोगेमी, स्वपरागण। अब स्वपरागण में क्या होता है? एक ही जाति के पादप का पुष्प होता है, उसके जो परागकोश होता है, उसके जो पुंकेसर है, वो उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जीनोगेमी बोलते हैं या स्वपरागण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो अपना एक ही था, लेकिन अपने को और इन्फॉर्मेशन कितनी मिल गई है, जैसे कि असंग जनन की परिभाषा अपने को मिल गई, पार्थेनोजेनेसिस की परिभाषा मिल गई, इमेस्कुलेशन के बारे में ऊपर दे ही रखा है, और जीनोगेमी की परिभाषा भी हमने देख ली है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है मानव जनन। अब मानव जनन में अपने को मेन एग्जाम में 3 MCQ देखने को मिलेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। हमने भी यहाँ पे 3 MCQ लिए हैं और 3 MCQ के अपन 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन तो अपना ये कह रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को अपन चेंज कर देंगे, इस क्वेश्चन की जगह ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अब एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों एक ही नाम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के हैं। तो इनका श्रावण कहां से होता है? पहला ऑप्शन दे रहा है सर्टोली कोशिकाएं। तो सर्टोली कोशिकाओं से तो एंड्रोजन तो नहीं निकलता है, लेकिन सर्टोली कोशिकाओं से इनिबिन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये 3 रिलीज होते हैं सर्टोली कोशिकाओं से। और सर्टोली कोशिका के कार्य की भी अपन बात करें तो सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। और क्वेश्चन बनाए तो ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये पाई कहां पे जाती है? ये पाई जाती है टेस्टिस में। और टेस्टिस में भी कहां पे पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में ये पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी अपने काम में आ जाएंगे। लेकिन अपना टारगेट क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? दूसरा ऑप्शन है लीडिंग कोशिकाएं। तो लीडिंग कोशिकाओं की खास बात ये होती है कि इनको हम अंतराली कोशिकाओं के नाम से, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं। अंतराली कोशिकाओं के नाम से भी इनको
जाना जाता है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन है, ये लीडिंग कोशिकाओं से या फिर अंतराली कोशिकाओं से स्रावित किया जाता है। और अंतराली कोशिकाएं क्यों स्रावित करेगी? क्योंकि इनको प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंतराली कोशिकाओं को सिग्नल देता है और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं नर जनन हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। तो क्वेश्चन का आंसर तो अपने को ये मिल गया है, लीडिंग कोशिकाएं। फिर कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम और दूसरा दिख रहा है ग्राफिन फॉलिकल, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन की बात कर रहा था। तो कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है अपन ये देख लेंगे। कार्पस ल्यूटियम से मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन भी ये रिलीज करता है। तो ये एक अपना नया क्वेश्चन मिल गया है। ग्राफिन फॉलिकल है, यहां से भी हार्मोन रिलीज होते हैं। ग्राफिन फॉलिकल से जो मेन हार्मोन रिलीज होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। तो क्वेश्चन तो एक ही था ये, लेकिन एक क्वेश्चन के हमने कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो कम से कम बना दिए हैं। अब सर्टोली कोशिकाएं इनिबिन, एएमएच, एबीपी हार्मोन का स्रावण करती है। सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का। सर्टोली कोशिकाएं कहां पर उपस्थित रहती है? तो वर्षण में उपस्थित रहती है। वर्षण में भी कहां पे रहती है? तो शुक्र जनन नलिकाएं या फिर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में ये मौजूद रहती है। लीडिंग कोशिकाएं, जिनको अंतराली कोशिकाओं के नाम से भी हम जानते हैं, इससे नर जनन हार्मोन, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। कार्पस ल्यूटियम, ये ओवेरी की स्ट्रक्चर होती है, अंडाशय की संरचना होती है। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया जाता है। ग्राफिन फॉलिकल, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया जाता है। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला एमसीक्यू अपने लिया है। अब दूसरा एमसीक्यू ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, इसके भी अपन 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण और माता के बीच पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि पोषक पदार्थों का आदान प्रदान कौन करता है इन चारों में से? ग्राफिन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, अपरा या फिर गर्भाशय। इन चारों में से कौन है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण और माता के बीच में पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है? तो पहला है ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल का तो एक ही काम होता है, ये क्या करता है? ये पुटिकाओं का निर्माण करता है। पुटिकाओं का निर्माण करता है। ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन पुटिकाओं का निर्माण करता है। और ये निर्माण, ग्राफिन पुटिकाओं का निर्माण कैसे होता है? क्योंकि इससे एक हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? पुटिकाओं का निर्माण करता है। कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम से क्या होता है? एक तो इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अभी हमने देखा है, वो तो रिलीज होता ही है, लेकिन गर्भावस्था की उत्तरार्ध अवधि में, गर्भावस्था की उत्तरार्ध अवधि में कार्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ये कार्पस ल्यूटियम का काम हो गया है। गर्भाशय है, गर्भाशय का क्या काम होता है? ये आरोपण प्रक्रिया स्थल होता है। आरोपण प्रक्रिया स्थल होता है। निषेचन के 7वें से 8वें दिन जब ब्लास्टुला या कोरकपुटी बन जाती है तो वो फेलोपियन ट्यूब से कहाँ पे जाकर के इम्प्लांट होती है? गर्भाशय में होती है। तो रोपण बोल दो, अंतरोपण बोल दो, आरोपण बोल दो या इम्प्लांटेशन बोल दो, ये प्रोसेस कहाँ पे चलती है? ये गर्भाशय में चलती है। अब एक बचा है अपना अपरा। तो अपरा का क्या काम होता है? पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना, अपशिष्ट पदार्थों या उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करना। ये काम किसका होता है? कौन सी संरचना का होता है? ये प्लेसेंटा या फिर अपरा के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना करेक्ट आंसर क्या गया है? अपरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वह हार्मोन जो एफएसएच और एलएच के स्राव को नियंत्रित करता है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
ये दोनों ही हार्मोन एफएसएच और एलएच मेल में अलग काम करते हैं, फीमेल में अलग काम करते हैं, लेकिन इनको नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन सा है इन चारों में से? जीएनआरएच जिसको हम गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, प्रोलेक्टिन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, या फिर ऑक्सीटोसिन है वो इनके ऊपर नियंत्रित करता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीटोसिन की। ये जो ऑक्सीटोसिन है इसका श्रावण कहाँ से होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि से श्रावण होता है, एक बात। दूसरी बात, गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है, जिसको हम ये बोल सकते हैं ये हार्मोन प्रसव पीड़ा उत्पन्न करवाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ऑक्सीटोसिन की, यह है दुग्ध का निष्कासन करवाता है, मिल्क इजाकुलेशन हार्मोन, दुग्ध निष्कासन, ये दूध का निष्कासन करवाता है। तो ये बात तो 3 क्वेश्चन तो हमने ले लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। प्रोलेक्टिन हार्मोन है, इसकी खास बात क्या है? ये दुग्ध निर्माण और दुग्ध स्रावण इनको प्रेरित करता है, यह प्रोलेक्टिन हार्मोन की बात होगी। एचसीजी है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? अपरा से स्रावित होता है। अपरा से 4 हार्मोन मेनली स्रावित किए जाते हैं, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये एचसीजी कहाँ से स्रावित हो रहा है? अपरा से स्रावित हो रहा है। और ये क्या करता है? ये गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कंटिन्यू होता रहे उसको ये मेंटेन करता है। दूसरी इसकी खास बात क्या होती है? ये प्रेगनेंसी टेस्ट में भी काम में आता है। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरिन टेस्ट किया जाता है तो उस टाइम पे कौन से हार्मोन की कंसंट्रेशन देखने को मिलती है? एचसीजी की देखने को मिलती है। अब एक ही हार्मोन बचा है जीएनआरएच, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से ये स्रावित होता है। अब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है और ये जीएनआरएच अग्रपीयूष ग्रंथि को सिग्नल देता है और अग्रपीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन। तो इनके ऊपर कंट्रोल किसका है? एफएसएच और एलएच, ये जो अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहे हैं इनके ऊपर कंट्रोल किसका है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का कंट्रोल है। तो इसका करेक्ट आंसर अपना क्या जा रहा है? पहला आंसर जा रहा है जीएनआरएच। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो एक एमसीक्यू पूछा जाएगा अपने से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर से। वेसेक्टोमी एक शल्य गर्भ निरोधक विधि है जिसमें क्या किया जाता है? अंडवाहिनी काटी जाती है, वास डिफरेंस काटी जाती है, अंडा से उठाया जाता है, गर्भाशय से उठाया जाता है। तो इनमें से वेसेक्टोमी से रिलेटेड कौन सी बात सही है? तो हम पहले देखते हैं गर्भाशय से उठाया जाता है। तो गर्भाशय से उठाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्टेरेक्टोमी, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। अंडा से उठाया जाता है उसको हम बोलते हैं ओफोरेक्टोमी, ओफोरेक्टोमी, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। अंडवाहिनी काटी जाती है तो यदि क्वेश्चन ऊपर अपना ये होता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, तो हम ये बोलते हैं कि ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? अंडवाहिनी काटी जाती है। लेकिन क्वेश्चन है वेसेक्टोमी, जो पुरुषों में गर्भ निरोधक की स्थायी विधि होती है उसको बोलते हैं अपन वेसेक्टोमी। और इस वेसेक्टोमी में क्या होता है? वास डिफरेंस काटी जाती है, इसी से इसका नाम पड़ा है वेसेक्टोमी।
ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी एक शल्य गर्भ निरोधक विधि है जिसमें क्या होता है, वास डिफरेंस काटी जाती है। सेम क्वेश्चन ये होता, ट्यूबेक्टोमी एक शल्य गर्भ निरोधक विधि है जिसमें अंडवाहिनी काटी जाती है। तो अंडवाहिनी काटी जाती है, ये आंसर तब होता जब क्वेश्चन में ट्यूबेक्टोमी होता। बाकी ये दो है, ये बेसिक है, अपने नॉलेज के लिए है, बाकी ये पूछती नहीं है, कभी भी बोर्ड की एग्जाम आज तक आया भी नहीं है और एनसीईआरटी ने अलग से दे भी नहीं रखा है। अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है, स्थायी विधि जो पुरुषों में होती है वो वेसेक्टोमी और मादाओं में होती है वो ट्यूबेक्टोमी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो 2 क्वेश्चन अपने को मिलने वाले हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से एमसीक्यू। अब जेनेटिक्स में कैसे एमसीक्यू मिल रहे हैं, वह संकरण जिसमें अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव का अप्रभावी जनक से क्रॉस किया जाता है, उस संकरण को हम क्या बोलते हैं? क्या उसको बैक क्रॉस बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, एक संकर क्रॉस बोलेंगे या द्विव संकर क्रॉस बोलेंगे? तो वह संकरण जिसमें अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव का अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाया जा रहा है, इसका मतलब F1 जनरेशन है, उसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवाया जा रहा है, अप्रभावी जनक के साथ में करवाया जा रहा है। तो ये क्रॉस कौन सा क्रॉस होगा? ये क्रॉस इनमें से जा रहा है, टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है ये। तो क्वेश्चन का आंसर तो हमें क्या मिल गया है, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस हम कब करते? बैक क्रॉस हम तब करते जब कैपिटल टी का क्रॉस हम स्मॉल टी से करवाते हैं और F1 जनरेशन अपने को मिलती है कैपिटल टी स्मॉल टी। यदि इससे F1 पीढ़ी का हम प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक दोनों में से किसी के साथ में भी करवा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। लेकिन इस F1 का यदि अप्रभावी जनक के साथ में करवा रहे हैं तो ये कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस। और यदि सिर्फ प्रभावी जनक के साथ में करवा रहे हैं तो ये क्रॉस कौन सा है, ये क्रॉस होता है आउट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करके यदि कोई क्रॉस करवा रहे, जैसे कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ में करवा रहे, तो एक ही लक्षण की बात हो रही है, हाइट की, प्लांट की हाइट की बात हो रही है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात तब होती है जब 2 जोड़ी लक्षण लेते, जैसे पुष्प का जो रंग है, जैसे शेप है कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल वाई के साथ में, जैसे गोल और पीले बीज वालों का क्रॉस अपन करवा रहे हरे और झुर्रीदार वाले के साथ में, तो ऐसा क्रॉस कैसा होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो मानव में त्वचा का रंग किस प्रकार के वंशागति को दर्शा रहा है? मानव में त्वचा का रंग किस प्रकार के वंशागति का उदाहरण होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक जीनिक वंशागति का, बहुजीनिक वंशागति का, अक्ष संलग्न वंशागति का और बहुप्रभाविता का। तो बहुप्रभाविता आंसर तब होगा, देख लेंगे अपन की क्वेश्चन में ऊपर वही दे रखा है क्या। बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल जो अपनी एनसीईआरटी ने दे रखा है वो दे रखा है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल है। जैसे ऊपर क्वेश्चन में आता कि फिनाइल कीटोन्यूरिया किसका एग्जाम्पल होता है, तो हम आंसर करते बहुप्रभाविता का। अक्ष संलग्न वंशागति का अपनी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम बोल सकते हैं वर्णांधता। ये एग्जाम्पल किसका है, ये है अक्ष संलग्न वंशागति का। एक जीनिक वंशागति का, इसमें मटर के पादप के जितने भी लक्षण है, जैसे 7 लक्षण अपन देखते हैं, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण देखते हैं, वो सारे के सारे कौन सी वंशागति का एग्जाम्पल लिया है, मेंडल जी ने एक जीनिक वंशागति का लिया। यदि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण में से एक लक्षण को अपन साइड में कर ले तो ये मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होता है। लेकिन यहाँ पे मानव में त्वचा का रंग किस प्रकार के वंशागति का उदाहरण है, तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होता है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती क्या है, तो इसमें क्या होता है, एक लक्षण, जब एक लक्षण को 1 से या 2 से अधिक जीन नियंत्रित करे तो ऐसी वंशागति को हम क्या बोलते हैं, बहुजीनिक वंशागति बोलते हैं। सेम बहुप्रभाविता की डेफिनेशन भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि 1 नंबर में वहां पे भी काम में आ जाएगा कि एक जीन है
वो अनेक लक्षण के ऊपर नियंत्रण करती है, अनेक लक्षणों को नियंत्रित करती है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता या फिर प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो कितने क्वेश्चन बन गए अपने? 4, 5, 6 क्वेश्चन अपने को इस एक क्वेश्चन में ही मिल गए हैं जेनेटिक्स वाले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से भी 2 MCQ मिलने वाले हैं अपने को, तो इसका भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार कौन से हैं? तो पहले तो अपन ये बात इधर साइड में ही कर लेते हैं कि डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है वो एडेनिन और गुआनिन होता है, पिरिमिडिन जो होता है वो थाइमिन और साइटोसिन होता है। ये जो प्यूरिन है ये हमेशा टी के साथ में रहता है और टी है वो हमेशा ए के साथ में रहता है। जी है वो हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में सी के साथ में, और सी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जी के साथ में रहता है। और नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो बंध पाया जाता है, उसका प्रकार क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार कौन से हैं इनमें से? तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे हो तो इसमें यू एक अलग से दिख रहा है, यू वाला। यू क्या होता है? डीएनए में थाइमिन की जगह, सॉरी आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, और डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है? थाइमिन होता है। तो जहां जहां पे यू लिखा हुआ है वो तो अपना आंसर जा नहीं सकता, क्योंकि वो तो बात आरएनए की हो रही है और क्वेश्चन अपना डीएनए से रिलेटेड है। तो 3 ऑप्शन में अपने यू है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपन आंसर तक जा सकते हैं। तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया है, ATGC वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जेनेटिक कोड से बनाया गया क्वेश्चन है, और ये बड़े वाले क्वेश्चनों में भी अपनी मदद कर सकता है। जेनेटिक कोड, जिसको प्रॉपर हिंदी भी मैं बता दे रहा हूं, आनुवांशिक कोड। आनुवांशिक कोड की विशेषता है, 4 बातें लिखी हुई है, जिनमें से हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से आनुवांशिक कोड की विशेषता कौन सी है। पहला लिखा है द्विअर्थी, एम्बिजियस। तो आनुवांशिक कोड एम्बिजियस नहीं होता है, ये तो अनएम्बिजियस होता है, अनएम्बिजियस होता है। तो ये तो गलत है आनुवांशिक कोड के बारे में। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं होती है, नॉन ओवरलैपिंग होता है जेनेटिक कोडोन में। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है अपूर्ण, इनकम्प्लीट, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचा है, आनुवंशिक कोड सार्वभौमिक होता है, सर्वव्यापी होता है, सार्वत्रिक होता है, और इंग्लिश में बोले तो ये यूनिवर्सल होता है। तो जेनेटिक कोड की सबसे अच्छी जो विशेषता है और सही विशेषता है वो सार्वभौमिक वाली है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक कोड इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है, जितने भी यूकैरियोटिक जीव है, ऐसा कोई भी जीव नहीं बचा है जिसके पास में जेनेटिक कोड ना हो। इसलिए जेनेटिक कोड के लिए एक बात बोली जाती है कि जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड जो होते हैं वो सार्वत्रिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सर्वव्यापी होती है, सब जगह पे पाए जाते हैं। और अपन बात करें तो अपने पास में अनएम्बिजियस असंदिग्ध होते हैं, अतिव्यापी होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, त्रिक होते हैं, और कोमा विहीन होते हैं, कोमा लेस भी होते हैं आनुवंशिक कोड। स्टार्ट कोडोन होता है इसमें, और स्टॉप कोडोन भी होता है इसमें। कोडोन डीजेनरेट नेचर के भी होते हैं। अब ये क्वेश्चन MCQ का था, लेकिन 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी कई बार जेनेटिक कोडोन की 3 या 4 विशेषताएं पूछते हैं। तो अपने पास में कितनी विशेषताएं आ गई है कि अनएम्बिजियस होते हैं 1 विशेषता, सार्वभौमिक सर्वव्यापी यूनिवर्सल होते हैं 2 विशेषता, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं 3,
त्रिक होते हैं, चौथी कोमा विहीन होते हैं, पांचवी स्टार्ट कोडोन होते हैं, छठवीं स्टॉप कोडोन होते हैं, सातवीं डीजेनरेट नेचर के होते हैं, आठवीं। तो 8 विशेषताएं जेनेटिक कोड की हमने देख ली है और हमारे क्वेश्चन में अपने को तो ये देखना था कि इन चारों में से कौन सा सही है, तो अपना आंसर यूनिवर्सल पे जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये इवोल्यूशन में से है और इवोल्यूशन में से भी एक एमसीक्यू अपने को मेन एग्जाम में मिलने वाला है। इसका भी अपना बड़ा क्वेश्चन और बना देंगे एमसीक्यू सोल्व करते करते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्डी वेनबर्ग के अनुसार किस कारक का संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हार्डी वेनबर्ग ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीन की आवृत्ति होती है, जो अलील फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमेशा और हमेशा के लिए कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उसके कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर रहे हैं। हमें तो ये बोल रहा है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो अफेक्ट नहीं कर सकता है, तो प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन ये तो अफेक्ट करता है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन ये भी अफेक्ट करता है, आनुवांशिक प्रवाह है जीन फ्लो ये भी अफेक्ट करता है। एक ही है रैंडम मेटिंग यादृच्छिक संयोग, ये इनकी खुद की बात होती है तो ये अफेक्ट नहीं करता है। और ये अपने क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो ये जो फैक्टर है ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का सहारा है, ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। प्राकृतिक चयन की वजह से जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, उत्परिवर्तन की वजह से भी चेंज देखने को मिलता है, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन या जीन प्लायन इनकी वजह से भी क्या मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। और अपन बात करें तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये भी हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। तो एक क्वेश्चन बड़ा 1.5 नंबर का ये भी बनता है कि हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कोई 4 घटकों के या कोई 4 कारकों के नाम बताओ। तो हम क्या बता सकते हैं प्रभावित करने वालों में, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक प्रवाह है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये 4 ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करते हैं। और एक फैक्टर अपने को तो ये देखना था जो कि प्रभावित नहीं करता है, वो है यादृच्छिक संयोग या फिर रैंडम मेटिंग। तो ये एक एमसीक्यू भी अपना इवोल्यूशन से हो गया है। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यहां से 2 एमसीक्यू बनने वाले हैं और इस 2 के अपन देखो कितने बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। 4 रोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनमें से अपने को पहचान करनी है कि इनमें से बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा कौन सा होता है। टाइफाइड है, पोलियो है, मलेरिया है और कैंसर है। इनमें से बैक्टीरिया वाला कौन सा है, तो कैंसर ये जीवाणु और वायरस, मतलब ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है और वायरस से भी हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट जीवाणु और विषाणु से नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर अपना नहीं जा सकता है। मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। एक नया क्वेश्चन ये भी मिल गया अपने को प्रोटोजोआ से, और फिर एक नया और बन जाएगा कि कौन से प्रोटोजोआ से, तो हम लिख देंगे प्लाज्मोडियम। और फिर एक क्वेश्चन और बना देंगे कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है संक्रमण अवस्था। तो हम आंसर करेंगे स्पोरोजोइट, ये प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है। फिर है पोलियो। पोलियो कैसे होता है, पोलियो वायरस से होता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं जा सकता। तो ये 3 तो आंसर जा नहीं सकते। पहला ही ऑप्शन दे रखा है टाइफाइड, तो टाइफाइड का तो अलग से ही क्वेश्चन बनता है कि इसके रोगजनक का नाम लिखो, तो वहाँ पे अपन लिखते हैं साल्मोनेला टाइफी। और ये साल्मोनेला टाइफी क्या होता है, ये एक जीवाणु का नाम होता है। और इस रोग के लिए एक टेस्ट भी होता है, उस टेस्ट या उस परीक्षण का नाम होता है विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कितने हो गए, 5, एक 6 और एक 7 क्वेश्चन बना दिए अपन ने एक ही क्वेश्चन से। यदि
इसी ऑप्शन में से ये बोलता कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, तो हम आंसर कर देते मलेरिया। कौन सा रोग इनमें से वायरस से होता है, तो हम आंसर कर देते पोलियो। और कौन सा रोग जीवाणु से हो रहा है, तो हमने आंसर कर दिया है साल्मोनेला टाइफी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में से ही है, क्योंकि 2 MCQ मिलने वाले हैं मेन एग्जाम में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले में से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इम्यूनिटी से क्वेश्चन बनाया गया है। बच्चों में टीकाकरण से प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा किस प्रकार की होती है? यदि हम वैक्सीनेशन के दौरान कोई इम्यूनिटी दे रहे हैं किसी बच्चे को, तो वो किस टाइप की इम्यूनिटी होती है? एक्टिव इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, या किसी प्रकार की कोई इम्यूनिटी है ही नहीं? तो सक्रिय प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कोई प्रतिरक्षा नहीं है। तो इनमें से किस प्रकार की प्रतिरक्षा अपने को इसमें देखने को मिलेगी? तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, इसमें क्या होती है? बनी बनाई, एनसीईआरटी की एक लाइन है, रेडीमेड बनी बनाई प्रतिरक्षी बच्चे को मिले। तो ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल होता है? पैसिव इम्यूनिटी का होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल होता है। जैसे ये कहाँ से मिल सकती है बच्चे को? कोलोस्ट्रम से मिल सकती है, और प्लेसेंटा से IgG मिलती है, और कोलोस्ट्रम से IgA मिलती है। ये बनी बनाई प्रतिरक्षा है जो मां से बच्चे को मिलती है। और ये जो एग्जाम्पल है, ये कैसी प्रतिरक्षा का है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा का है, पैसिव इम्यूनिटी का होता है। जन्मजात प्रतिरक्षा, जो बच्चे को जन्म से मिलती है, जन्म से ही मिलती है, और ये वंशानुगत होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? टीकाकरण से प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा किस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है? ये सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी। कोई प्रतिरक्षा नहीं होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो ये जो क्वेश्चन है, ये है अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन बना है। एक MCQ बनेगा, कौन सा जीवाणु जैविक कीटनाशक में प्रयोग किया जाता है? तो 4 बैक्टीरिया दे रखे हैं, 4 माइक्रोब्स दे रखे हैं, बेसिलस थुरिंजिएसिस, लैक्टोबैसिलस, एजोबैक्टर और राइजोबियम। तो इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो आप दिमाग में ले लीजिए। मैं इनके बाकी के डिस्कशन करवा रहा हूँ, जैसे राइजोबियम है कि नहीं है। तो राइजोबियम के बारे में बात करते हैं अपन। राइजोबियम क्या होता है? लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु होता है। और ये क्या करता है? यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। इसका मतलब राइजोबियम तो जैव उर्वरक के रूप में काम कर रहा है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम कर रहा है, और क्वेश्चन है जैव कीटनाशक के रूप में। तो राइजोबियम तो हो नहीं सकता, लेकिन राइजोबियम की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अपने पास में आ गई। बड़े क्वेश्चन में भी ये काम में आ जाएगी कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा होता है, उसका आंसर करेंगे अपन राइजोबियम। इसका काम क्या होता है? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। एजोबैक्टर को भी एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम में लेते हैं, तो ये भी जैव उर्वरक के रूप में काम में आता है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? ये तो दूध से
दही बनाता है, उसके लिए लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही ऑप्शन बचा है अपना बेसिलस थुरिंजिएसिस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीटी बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जैव कीटनाशकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर क्या जा रहा है, बेसिलस थुरिंजिएसिस जा रहा है। और 3 अपने को नए क्वेश्चन और मिल गए इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये क्वेश्चन है अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाले में से, वहां से भी एक एमसीक्यू मिलने वाला है अपने को। कौन सा तरीका सूक्ष्म उपकरण के माध्यम से जीन को कोशिका के भीतर सीधे इंजेक्ट करता है। तो ये कैसी बात हो रही है, जीन ट्रांसफर मेथड की बात हो रही है। और कुछ जीन ट्रांसफर होता है, कुछ जीन ट्रांसफर वेक्टर लेस होता है, कुछ वेक्टर के द्वारा होता है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से होता है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कोई डायरेक्ट मेथड से होता है, कोई इनडायरेक्ट मेथड से होता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक, जीन गन या पार्टिकल गन, रेट्रोवायरस। चारों के चारों जीन ट्रांसफर के लिए मेथड है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक, पार्टिकल गन और रेट्रोवायरस। तो अपन अलग अलग तरीके से देखते हैं। पहले तो रेट्रोवायरस की बात करते हैं। तो रेट्रोवायरस तो एज ए वेक्टर के रूप में काम कर रहा है, वाहक के रूप में काम कर रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप से ये जीन का ट्रांसफर नहीं करवाता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से जंतुओं में जीन स्थानांतरण करवाता है। बायोलिस्टिक पार्टिकल गन, ये प्रत्यक्ष रूप से पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि है। इलेक्ट्रोपोरेशन, ये प्रत्यक्ष रूप से जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण की विधि है। माइक्रो इंजेक्शन या सूक्ष्म अंतःक्षेपण, ये प्रत्यक्ष रूप से जंतुओं में जीन स्थानांतरण की विधि है। अब अपने पास में क्वेश्चन आ गए हैं टोटल 5 कि जंतुओं में जीन स्थानांतरण करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी, हम आंसर करेंगे माइक्रो इंजेक्शन। प्रत्यक्ष रूप से जीवाणु में जीन स्थानांतरण की विधि कौन सी, हम आंसर करेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन। प्रत्यक्ष रूप से पादपों में जीन स्थानांतरण करने की विधि कौन सी है, बायोलिस्टिक्स, पार्टिकल गन या फिर जीन गन मेथड। अप्रत्यक्ष रूप से जंतुओं में जीन स्थानांतरण की विधि कौन सी है, रेट्रोवायरस या जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में पश्च विषाणु। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा तरीका सूक्ष्म उपकरण के माध्यम से जीन को कोशिका के भीतर सीधे इंजेक्ट करवाता है। तो सीधे इंजेक्ट करवाता है, उसके लिए अपना आंसर क्या जाएगा, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, आप ये क्वेश्चन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका। ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाले में से एक एमसीक्यू बना हुआ है, इसके साथ में भी डील करते हैं अपन। गोल्डन राइस किस रोग से बचाव में मदद करता है, और 4 रोग लिखे हुए हैं, रात्रि अंधापन, मलेरिया, मधुमेह, डायबिटीज, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस। तो गोल्डन राइस का इन रोगों में से किसके साथ में लेना देना है, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ट्यूबरकुलोसिस की। ये जो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ये एक जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो रोगजनक का नाम मिल गया एक तो इसका, और इसके बचाव के लिए BCG का टीका लगवाया जाता है।
गोल्डन राइस का कोई लेना देना नहीं है इसमें। इसमें कौन सा टीका लगता है? BCG का। मधुमेह है, डायबिटीज, इसके इलाज के लिए तो इंसुलिन काम में आता है, इंसुलिन हार्मोन। मलेरिया है, मलेरिया के इलाज के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि रहती है कुनेन, कुनेन औषधि। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। रात्रि अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम बोल सकते हैं रंतोधी रोग, जिसको हम बोल सकते हैं जीरोप्थेलेमिया। इनके लिए गोल्डन राइस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस गोल्डन राइस में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन ए की। और विटामिन ए की कमी को ये दूर करता है, और विटामिन ए की कमी से रंतोधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जीरोप्थेलेमिया रोग होता है, और गोल्डन राइस में विटामिन ए होती है, जिससे कि रात्रि अंधापन से छुटकारा मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो गया है? रात्रि अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस। कुनेन औषधि किस रोग के उपचार में दी जाती है? मलेरिया। इंसुलिन हार्मोन का ट्रीटमेंट कौन से डिजीज के लिए किया जाता है? मधुमेह या डायबिटीज के लिए। BCG का टीका कौन से रोग के लिए इनमें से लगाया जाता है? तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस रोग के लिए। तो क्वेश्चन तो एक ही था, ये एक के अपन ने कितने बना दिए? 4 MCQ बना दिए हैं। फिर 17वां और 18वां क्वेश्चन, जो सबसे लास्ट में MCQ अपने को मेन एग्जाम में मिलने वाले हैं, वो मिलेंगे अपने को इकोसिस्टम वाले में से। अब इकोसिस्टम का सिंपल सा MCQ है, ऊर्जा पिरामिड का आकार आमतौर पर कैसा होता है? तो हम जानते हैं कि 3 इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड। और हमें ये भी पता है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव और सदैव सीधा होता है। तो आज तो कुछ नया तो होने वाला नहीं है, जब पहले ही सीधा हो रहा है तो आज भी सीधा ही रहना है। तो इसमें पहली बात तो आयत और गोल, ऐसे तो कोई पिरामिड बनते नहीं है, 2 ही पिरामिड बनते हैं, उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड। तो यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड कैसा पिरामिड होता है? अपराइट ट्राइंगल, हमेशा और हमेशा के लिए सीधा रहता है। और ये हमेशा सीधा क्यों रहता है? इसके पीछे 10% एनर्जी रूल काम करता है, जो लिंडेमान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था कि हर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर सिर्फ 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, जिस वजह से ये हमेशा और हमेशा के लिए कैसे बनते हैं? पिरामिड सीधे बनते हैं। फिर उल्टे की भी बात कर लेते हैं साथ में, चलो। उल्टा पिरामिड, पेड़ पर परजीवी की संख्या का पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। जलीय पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। सिर्फ 2 पिरामिड ऐसे हैं जो कि उल्टे बनते हैं, बाकी जितने भी इकोसिस्टम के पिरामिड होते हैं उनका इकोलॉजिकल पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। तो हम 2 इनको याद कर लेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। एक तो पेड़ पर परजीवियों की संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है, और जलीय पारितंत्र जैसे समुद्र की बात कर ले, नदी की बात कर ले, तालाब की बात कर ले, पोखर की बात कर ले, वहां पर यदि जैव भार की बात हो रही है तो उसका पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा पिरामिड बनेगा। और ऊर्जा का तो वैसे भी हमेशा और हमेशा के लिए सीधा ही बनता है। फिर लास्ट MCQ है अपना इकोसिस्टम में से, साधारण खाद्य श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है? इनमें से 4 खाद्य श्रृंखलाएं दे रखी है, जिनमें से नॉर्मल फूड चेन का एग्जाम्पल कौन सा देखने को मिलेगा? जैसे घास है, घास को खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को खा रहा है मेंढक, मेंढक को खा रहा है सांप, और सांप को खा रहा है बाज। पेड़ है, पेड़ के बाद में अपघटक, अपघटक के बाद में बैक्टीरिया, सूर्य, बाद में मिट्टी, फिर पानी, उत्पादक, फिर उत्पादक और उपभोक्ता। तो इनमें से आपको करेक्ट फूड चेन कौन सी दिख रही है? सही खाद्य श्रृंखला इसमें से कौन सी दिख रही है? तो आप पहले ये देखो, उत्पादक को उत्पादक खाएगा, मतलब एक पेड़ को दूसरा पेड़ खाएगा, उसके बाद में उपभोक्ता खाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है इकोलॉजी में। सूर्य को मिट्टी खा रही है और मिट्टी को पानी खा रहा है, इतनी बकवास थोड़ी की जाती है। पेड़ का पहले अपगठन हुआ, उसके बाद में अपगठन होने के बाद में कौन आए हैं? बैक्टीरिया।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक ही खाद्य श्रृंखला बची है, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है और सांप को बाज खा रहा है। तो ये अपनी साधारण खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल होता है और इस खाद्य श्रृंखला को अपन बड़े वाले क्वेश्चनों में भी एग्जाम्पल के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये 18 MCQ इस हिसाब से अपने को यही मिलेंगे, ये मैं नहीं करा, लेकिन इसी पैटर्न के ऊपर अपने को 28 फरवरी को जो मेन एग्जाम होने जा रही है बायोलॉजी की, उसमें अपने को इसी पैटर्न के ऊपर पेपर मिलने वाला है। अब अपने 10 क्वेश्चन रिक्त स्थान के भी देखने वाले हैं। रिक्त स्थान में कौन कौन से क्वेश्चन अपने को मिलने वाले हैं 28 फरवरी को, कौन से चैप्टर में से मिलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, वो मिलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, मानव जनन वाले चैप्टर में से मिलने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान का, गर्भधारण में भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देने वाली संरचना रिक्त स्थान कहलाती है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण मिलता है, भ्रूण को ऑक्सीजन मिलती है, उस संरचना को अपन क्या बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निषेचन के समय महिला और पुरुष की कोशिकाओं से मिलने वाले गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है अपने मानव जनन वाले चैप्टर में से। और पहला जो क्वेश्चन बना है ये 2025 में भी बना गया है और 25 में ये बना था कि भ्रूण और माता के बीच में संरचनात्मक और क्रियात्मक जो संबंध पाया जाता है उस संबंध को हम क्या बोलते हैं, तो उस संबंध को हम बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। आज फिर से हमने उसी बेसिस पे ये नया क्वेश्चन बना दिया है कि गर्भधारण में भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देने वाली संरचना क्या कहलाती है। तो इसका आंसर अपन करने वाले हैं अपरा या फिर प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा इसका आंसर जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन के समय महिला और पुरुष की कोशिकाओं से मिलने वाले गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म के पास में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 होते हैं, और ओव्यूम के पास में भी कितने होते हैं, 23, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बने तो जाइगोट के पास में कितने हो जाए, 46। और अपने से यही बात कर रहा है कि कुल गुणसूत्रों की संख्या बताओ हमें, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे कितनी जाएगी अपनी, 46 क्रोमोसोम की जाएगी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की अपन बात करें, ये फिल इन द ब्लैंक से तीसरे नंबर वाला है, यहाँ पे गलती से 2 लिखा हुआ है, ये तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको 3 कर लेना आप भी। असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों को क्या कहा जाता है। अब इसके 2 आंसर जा रहे हैं। वैसे तो यदि इस क्वेश्चन को हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग के साथ में कनेक्ट करें तो इसका आंसर अलग है, और जनन स्वास्थ्य से कनेक्ट करें तो इसका आंसर अलग जा रहा है। और हमें ये पता है कि इस बार के लिए मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में से रिक्त स्थान नहीं आ रहा है, तो हमें वो वाला आंसर करना पड़ेगा जो जनन स्वास्थ्य से डिमांड कर रहा है। असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, STD बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं यौन संचारित रोग बोलते हैं, या लैंगिक संचारित रोग बोलते हैं, या रतिज रोग बोलते हैं। बहुत सारे इसके आंसर जा रहे हैं। सबसे शानदार आंसर यदि अपने को इसमें करना है तो सिंपल सा कर देना है, STD कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है अपना जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से, वहां से भी एक ही फिल इन द ब्लैंक्स अपने को मिलने वाला है। टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में अक्ष गुणसूत्र की मोनोसोमी की वजह से होता है ये टर्नर सिंड्रोम, अक्ष गुणसूत्र की मोनोसोमी। और मोनोसोमी का मतलब 44 प्लस अक्ष 0 = 45। टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या रहता है ये। तो एक गुणसूत्र की कमी हुई, वो कौन से गुणसूत्र की कमी हुई है, वो एक अक्ष गुणसूत्र की कमी हुई है यहाँ पे। इसका आंसर अपने को ये करना है, एक अक्ष गुणसूत्र की कमी से तो क्या हुआ है, टर्नर सिंड्रोम। और यहाँ पे एक अक्ष गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि आ जाए तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे 44 प्लस एक्स वाई, टोटल क्रोमोसोम कितने गए, 47। तो यहाँ पे ये किस रोग की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। एक नया क्वेश्चन अपना और बन गया है, क्या पता ये पूछ ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां,
ये है अपना मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में से, वंशागति के आणविक आधार वाले चैप्टर में से। और ये 2025 में पूछा गया 1 नंबर का अति लघुरात्मक क्वेश्चन था, जिसको मॉडिफाई करके हमने कैसा बना दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स में बना दिया है। आरएनए कोडोन UUU, ये कोडोन कौन से अमाइनो अम्ल को कोड करता है, ये अपने को आंसर देना। ये मैंने हिंट भी दे दी है कि यहां पे किसी ना किसी अमाइनो एसिड की बात होगी। तो ये किसको कोड करता है, मैं इधर लिख रहा हूं इसका आंसर, UUU फेनिल एलानिन अमीनो अम्ल को कोड करता है, ये इसका आंसर है। और यदि यहां पे आरएनए कोडोन UU नहीं होता, यहां पे होता AUG, तो हम यहां रिक्त स्थान में क्या कर देते, AUG होता तो हम बोलते ये मेथियोनिन नामक अमाइनो एसिड को कोड करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, बार बार में बोर्ड की एग्जाम इन क्वेश्चनों को टारगेट कर रही है। AUG के बारे में भी कई बार पूछ लिया है, UU के बारे में अभी 25 में लेटेस्ट पूछा ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छठवां जो रिक्त स्थान अपने को मिलेगा वो कौन से चैप्टर में से मिलेगा, वो मिलेगा अपने को इवोल्यूशन वाले चैप्टर में से। अब इवोल्यूशन वाले में से क्या क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्कशन करते हैं अपन। वह संरचनाएं जिनका कार्य समान लेकिन उत्पत्ति अलग हो, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। वे अंग जिनका कार्य समान लेकिन उत्पत्ति अलग हो, उन्हें कौन सा अंग बोलेंगे अपन, तो संरचना जिनका कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति कैसी है, अलग होती है। तो कार्य समान और उत्पत्ति अलग, तो यहां पे तो आता है समरूप अंग। और कार्य अलग अलग और उत्पत्ति समान, तो यहां पे आता है समजात। तो यहां पे अपन कितने आंसर कर सकते हैं, जैसे यहां पे अपन हिंदी मीडियम से है अपन, तो यहां पे तुल्य रूपी अंग भी लिख के आ सकते हैं, सही मानेगा अगला। यहाँ पे अपन समरूप अंग की बात करेंगे तो भी सही मानेगा। यहाँ पे हम समवर्ती अंग लिखेंगे तो भी ये सही मानेगा। और इंग्लिश मीडियम से है तो एक ही वर्ड रहता है एनालोगस या फिर एनालॉगी। यदि क्वेश्चन ये रहता कि संरचना और उत्पत्ति तो है समान और कार्य है अलग अलग, तो हम आंसर करते समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन। अगला क्वेश्चन है, ये भी इवोल्यूशन से है, क्योंकि इवोल्यूशन से इस बार 2 रिक्त स्थान बनने जा रहे हैं। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार अलील आवर्ती रिक्त स्थान रहती है। अभी पीछे अपन डिस्कशन करके आए हैं। इवोल्यूशन का चैप्टर जब भी पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज होना, परिवर्तन होना। और हार्डी वेनबर्ग साहब एक ही बात पे रट लगा करके बैठे हैं कि परिवर्तन कभी होता ही नहीं है यदि मेरी बातें मान ली जाए तो। और इन्होंने एक इक्वेशन भी दे रखी है कि p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल 1। इनका मानना है कि परिवर्तन वगैरह कुछ होता ही नहीं है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार अलील आवर्ती जो अच्छा आंसर रहता है वो स्थिर का रहता है, और इंग्लिश मीडियम में अच्छे से दे तो कांस्टेंट, और इसकी जगह स्टेबल कर दे तो भी ये चल जाएगा। ये 3 आंसर अपन देख करके आ सकते, स्थायी, स्थिर, कांस्टेंट, स्टेबल, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बनाया गया है पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में से नहीं, ये क्वेश्चन है अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में से। ठीक है, माइकोराइजा एक कवकमूल या माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, और ये किस किस के बीच में रहता है, ये कवक ग्लोमस वंश की कवक होती है, और उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा में क्या होता है, जो कवक होती है वो पादपों की जड़ों को फास्फोरस का अवशोषण करके देती है स्पेशली। ऐसे तो अपन पोषक तत्व भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन कह रही है कि ये फास्फोरस का अवशोषण करके किसको देती है, पादपों की जड़ों को। और पादपों की पादप से कवक को बदले में क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो माइकोराइजा पौधों में किसके अवशोषण में सहायक होती है, फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है,
और ये क्वेश्चन है अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाले चैप्टर में से। इकोलाई में पाया जाने वाला प्रसिद्ध प्लाज्मिड रिक्त स्थान है। तो इकोलाई में पाया जाने वाला प्रसिद्ध प्लाज्मिड, ये अपन यूं कहे कि जैव प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लाज्मिड कौन सा है, उसका एक ही एग्जाम्पल जाता है PBr 322 नाम का प्लाज्मिड है, जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है बोलिवर और रोड्रिग्यूज नाम के साइंटिस्ट ने। और कौन से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है ये, इकोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है। लास्ट रिक्त स्थान की अपन बात करें, और ये अपने को कहां से मिला है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से मिला है, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में से मिला है। मानव इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन रिक्त स्थान तकनीक द्वारा किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले जो इंसुलिन होता था वो सुअरों के, गायों के, इनके अग्नाशय से या पेनक्रियाज से निकाला जाता था और वहाँ से ये इंसुलिन हार्मोन बनता था। वो पुरानी बायोटेक्नोलॉजी है। आज की जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इकोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, एक अमेरिका की कंपनी है एली लिली, उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे मानव इंसुलिन, जिसको आज अपन ह्यूमुलिन के नाम से जानते हैं, इसका प्रोडक्शन किया है। तो इसमें वो टेक्निक कौन सी है, और ये जो क्वेश्चन बना है ये क्वेश्चन का क्वेश्चन बना हुआ है। एक क्वेश्चन बनता है बड़ा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। और अभी अपने को ये रिक्त स्थान में मिल गया है कि मानव इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन कौन सी तकनीक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, आरडीएनए तकनीक, आरडीएनए तकनीक, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और बिल्कुल हिंदी से जाएंगे तो अपन इसका आंसर ये भी कर सकते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। ये इतने आंसर अपन करेंगे, अपने सही जाएंगे, कोई गलत नहीं मानेगा इसका। तो 18 MCQ कर लिए हैं और 10 रिक्त स्थान कर लिए हैं। अब अपन देखते हैं कि एक एक नंबर के जो 10 क्वेश्चन बनेंगे वो कौन से चैप्टर में से बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन अपने को मेन एग्जाम में मिलेंगे, तो पहले चैप्टर का 1 नंबर का क्वेश्चन अपने को मिलेगा। और पैटर्न कैसा रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन बना रखा अपने, पुष्पीय पौधों में सबसे सामान्य परागण कारक बताइए। तो अपन देखते हैं कि आवृतबीजी पादपों में या पुष्पीय पादपों में जो परागण कारक होते हैं कि वायु के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है, कीटों के द्वारा भी होता है, अलग अलग एजेंट दे रखे हैं इसमें पॉलिनेशन के। लेकिन सबसे सामान्य कारक कौन सा होता है, तो सामान्य कारक में अपन लिखे तो इसका अच्छा आंसर तो है कीट, और कीट के ब्रैकेट में अपन लिख देंगे मधुमक्खी, क्योंकि 85% 85% जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। और कीटों में भी स्पेशली किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मुख्यतः किस समस्या के उपचार में उपयोगी है। जनन स्वास्थ्य में 1 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा और एक ही बनेगा, और इस हिसाब का क्वेश्चन बन गया तो कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। जैसे ART मुख्यतः किस समस्या के उपचार में उपयोगी है, तो ये इनफर्टिलिटी के लिए है, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए है। इनफर्टिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं बंध्यता, बंध्यता जैसी समस्याओं का निवारण करने के लिए ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम IVF को देखते हैं, GIFT देखते हैं, ZIFT देखते हैं, ICSI, बहुत सारी टेक्निक देखते हैं, जिन सबको मिला करके क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स का 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे बन रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने को सोचना है, क्यों, क्योंकि अपन ज़्यादातर रट्टा मारते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकर संकरण में जीनोटाइप क्या होता है। तो हम आंसर करते हैं कि फिनोटाइप तो होता है इनका 3:1 और जीनोटाइप होता है इसका 1:1। अब इसमें जीनोटाइप पूछा नहीं है अपने को ये पूछा है कि जीनोटाइप कितने प्रकार के बनते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप ये 1:1 है, तो इसमें प्रकार कितने हुए, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार। तो अपने को सिंपल सा आंसर ये करना होता है 3 प्रकार के जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिलते हैं। फिनोटाइप की बात होती तो हम 1 और 2 प्रकार के जीनोटाइप। और मान लो इसी बेसिस के ऊपर डाई हाइब्रिड की बात कर ले, तो डाई हाइब्रिड के लिए फिनोटाइप की बात करता है 9331,
कितने डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे, तो ये कितने हैं, 4 टाइप के। और जीनोटाइप की बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए तो 12, 24, 12, 121 ये जीनोटाइप डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए रहता है। प्रकार पूछे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो जीनोटाइप की बात करें तो हम कितना लिखेंगे, 9 प्रकार के जीनोटाइप डाई हाइब्रिड क्रॉस के मिलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी 1 नंबर का है और ये भी कहां से उठाया गया है, ये भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। बहुजीन वंशागति क्या है, व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की अपन ने पीछे एमसीक्यू में भी देख के आए थे कि एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक जीन का पाया जाना, ये क्या कहलाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल की बात करें तो एमसीक्यू में अपन देख के आए थे, मानव में त्वचा का रंग, लेकिन एग्जाम्पल अपने को देना ही नहीं, अपने को सिर्फ डेफिनेशन देनी है बहुजीनी वंशागति की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, एलर्जी प्रतिक्रिया में कौन सा रसायन निकलता है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया में जो रसायन निकलते हैं, 2 रसायन है जिसमें से आप एक नाम लिख सकते हो। एक तो निकलता है हिस्टामिन जो कि मास्ट कोशिकाओं से बेसोफिल से सिक्रेट किया जाता है, और दूसरा है अपना सीरोटोनिन। ये 2 रसायन है और 1 नंबर का पूछा, दोनों दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक आंसर अपन दे के आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्के घोलने में सूक्ष्म जीवों का कौन सा उत्पाद प्रयोग होता है। इसमें सूक्ष्म जीव की बात नहीं की, इसमें उत्पाद की बात की है जो कि रक्त का थक्का घोलने में सहायक होता है। तो इसका आंसर अपन क्या करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ये तो क्या है, ये तो उत्पाद का नाम है। और इसके स्रोत की बात करें, माइक्रोब्स की बात करें तो एक जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से क्या मिलता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम मिलता है, जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, रक्त के थक्के घोलने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद डायबिटीज में प्रयोग होता है। तो इसका डिस्कशन अपन एमसीक्यू में ही करके आगे थे। कौन सा जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद डायबिटीज मधुमेह में उपयोग होता है, तो हम आंसर करेंगे इंसुलिन हार्मोन। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया सबसे पहला चिकित्सकीय उत्पाद है जिसका नाम है इंसुलिन। और इस इंसुलिन को अपन ऐसे भी लिख देंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। इसको मार्केट में किस नाम से जानते हैं, ह्यूमुलिन, जिसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, मधुमेह के रोगियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी क्या होती है। जब पादप उत्तक संवर्धन तकनीक की बात होती है तो जब एक ही पादप से अपने को हजारों की संख्या में पादप बनाने हैं, ये अपना टारगेट रहता है, तो इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन होती है। जैसे कोई एक प्लांट है, ये प्लांट है, और प्लांट टिश्यू कल्चर में ऐसे के ऐसे अपने को बहुत सारे प्लांट बनाने हैं, तो बहुत सारी संख्या में बनाएंगे, वो अलग टेक्निक होती है। लेकिन ऐसा का ऐसा प्लांट बनाना है पूरा का पूरा, तो इस पादप में या तो हम पत्ती ले ले, या फिर तना ले ले, या फिर जड़ ले ले, या फिर परो वाला भाग ले ले। अब जो भाग अपन प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं कर्तोतक, अक्ष प्लांट। लेकिन यहां पे बात कर रहा है पूर्ण सख्तता की, कि पादप के किसी भी भाग के द्वारा संपूर्ण पादप बनने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण सख्तता या फिर टोटिपोटेंसी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व में बदलाव का मुख्य कारण क्या है। और ये क्वेश्चन ऐसे डराने वाला सा लग रहा है लेकिन डराने वाला है नहीं। जनसंख्या घनत्व है, ये बात कर रहा है समष्टि घनत्व है, में बदलाव का मुख्य कारण क्या है। तो ये डायरेक्ट ना पूछ करके सेम क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो इनमें अपने को आंसर वही करने हैं, जन्म दर, बर्थ रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट, आप्रवासन, इमिग्रेशन, उत्प्रवासन, एमिग्रेशन।
ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से जनसंख्या घनत्व में बदलाव आता है। लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म वाले में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म, परजीविता का उदाहरण दीजिए। तो परजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण तो अपन सिंपल सा एक ही उदाहरण देना अपने को, अपन ये दे सकते हैं कि मनुष्य के सिर पर जूं या मनुष्य की आंत में एस्केरिस, मनुष्य की आंत में टेपवर्म, ऐसे बहुत सारे, प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, मादा एनाफिलीज का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अपने को सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है। उसके बाद में अब आते हैं क्वेश्चन 1.5 नंबर वाले। अब ये क्वेश्चन है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि डिस्कशन एक साथ में करेंगे तो ये 4-5 घंटे की क्लास में जा सकती है। अपन सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ सिंपल बात होगी वो कर लेंगे, और बाकी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में नोट डाउन कर लेना आप। जैसे पहला क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, जो मानव जनन वाले चैप्टर में से बना रखा है, स्त्री में मासिक धर्मचक्र के विभिन्न चरणों को दर्शाने वाला चार्ट बनाइए। तो एक सिर्फ 1.5 नंबर के लिए अपने को चार्ट बनाना है, जिसमें 4 हार्मोन देखने को मिलेंगे, LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और मासिक धर्म की जो प्रावस्थाएं होती है उन प्रावस्थाओं को इन चार्ट के नीचे अपने को मेंशन करना है। जैसे श्रावी प्रावस्था होती है, और परिपक्वन प्रावस्था होती है, अंडोत्सर्ग प्रावस्था होती है, और ल्यूटियल प्रावस्था होती है। तो प्रावस्थाओं के नाम और उनके अकॉर्डिंग उनके हार्मोन्स के नाम है वो उस चार्ट में अपने मेंशन होने चाहिए। 1.5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है। जेनेटिक्स में से 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, मेंडेलियन विकार क्या है, मेंडेलियन विकारों के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो जीन उत्परिवर्तन की वजह से जो विकार हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उन विकारों को हम मेंडेलियन विकार बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल आप कितने भी दे सकते हो, जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्ता है, आपका एल्बिनिज्म है, आपका थैलेसेमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। इतने एग्जाम्पल में से अपने को सिर्फ कितने देने हैं? 3 एग्जाम्पल देने हैं। अगला क्वेश्चन है, लेख प्रचालक की संरचनात्मक जीन दर्शाते हुए आरेख बनाइए। ये वंशागति के आणविक आधार में से 1.5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें 1.5 नंबर में कुछ थ्योरी भी पूछ सकता है और डायग्राम भी बनाने के लिए पूछ सकता है। तो लेख प्रचालक, जिसको हम लेक ओपेरोन भी बोल सकते हैं, लेक ओपेरोन की संरचनात्मक जीन दर्शाते हुए आरेख बनाने हैं। तो एक संरचनात्मक जीन अपन बनाते हैं लेक ओपेरोन की, जिसमें कौन कौन से भाग होते हैं? प्रमोटर होता है, इनिबिटर होता है, ऑपरेटर होता है, और संरचनात्मक जीन में जेड जीन, वाई जीन और ए जीन होती है। वो दर्शाते हुए अपने को एक डायग्राम बनाना है। आप या तो चाहो तो लैक्टोज की अनुपस्थिति में बना दो, या फिर आप लैक्टोज की उपस्थिति में बना दो। वो डायग्राम अपने को बनाना है 1.5 नंबर में। इवोल्यूशन में 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, समजात अंगों और समरूप अंगों में अंतर लिखिए कोई 3। आपको समजात अंग और समरूप अंग में 3 अंतर बताने हैं 1.5 नंबर के लिए। प्रत्येक अंतर होगा अपना आधे नंबर के लिए। फिर बायोटेक्नोलॉजी में से क्वेश्चन है, वेक्टर क्या है, वाहक क्या होता है, इसकी परिभाषा बताओ, और एक आदर्श वाहक के कोई 4 गुण या विशेषताएं लिखो। ये 1 नंबर की 4 विशेषताएं हैं, आधे नंबर के लिए अपने वाहक की डेफिनेशन है। और बायोटेक्नोलॉजी में दूसरा 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थ जीन स्थानांतरण क्या है, इसकी प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफर, जो पादपों में जीन स्थानांतरण होता है। अब एग्रोबैक्टीरियम में होता क्या है? ये मिट्टी में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है। इसके पास में टीआई प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड के पास में टीडीएनए होता है, जिसको हम ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं। ये ट्रांसफर डीएनए द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में गांठ बना देता है, ट्यूमर बना देता है, और इसकी जगह इसके टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके अपन डिजायर्ड जीन को डाल देंगे, तो अपना फायदा होगा और पादपों का भी फायदा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग वाले में से आनुवंशिक रूप से परिवर्तित पौधों, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जीएम प्लांट के कोई 4 अनुपयोग लिखिए। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं, जो जीएमओ वाले जीएम प्लांट होते हैं, उनके अपने को 4 एप्लीकेशन देने हैं। फिर सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। सहभोजिता, जिसको हम कॉमेंसलिज्म बोलते हैं, ये पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म वाले में से 1.5 नंबर का क्वेश्चन बना है। स्पीसीज इंटरेक्शन में से ये क्वेश्चन बना है, जिसमें एक जीव का फायदा होता है, दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको फायदा होता है ना उसको लाभ होता है, उसको हम सहभोजिता बोलते हैं। इसके 2 उदाहरण भी अपने को देने हैं।
फिर जैव विविधता के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं 1.5 नंबर के, बाकी पूरे चैप्टर में से और कोई क्वेश्चन का पैटर्न है ही नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि 3 नंबर का ये चैप्टर है और 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन बनाएंगे। जैव विविधता की हानि के 4 मुख्य कारण लिखो और इनमें से किसी एक कारण को संक्षेप में समझा दो, 1.5 नंबर है। स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए और संक्षेप में समझाइए। स्वस्थानीय संरक्षण कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका संरक्षण अपन कहाँ पे करते हैं, प्राकृतिक आवास में ही करते हैं और उनके एग्जाम्पल आप दे सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान दे सकते हो, पवित्र उपवन दे सकते हो, हॉट स्पॉट दे सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हो, वन्य जीव अभ्यारण्य बोल सकते हो, बायोस्फीयर रिजर्व बोल सकते हो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोल सकते हो। एक उदाहरण का नाम लिखना 5 उदाहरण में से, और एक के बारे में, जैसे आप यहाँ पे हॉट स्पॉट के बारे में कुछ बातें लिख के आ सकते हो जिससे अपने को 1.5 नंबर पूरे मिल जाए। अब सेक्शन सी में आपको ये देखना है कि अथवा में कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे और उनका पैटर्न कैसा रह सकता है। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन एक तो अपने को मिलेगा पहले चैप्टर में से, पुष्पी पादभूमि लैंगिक जनन में से, और 3 नंबर अपने को जरूरी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, 3 पार्ट बनाकर, जैसे परागण को परिभाषित करो 1 नंबर, दोहरा निषेचन को समझाओ 1 नंबर, निषेचित भ्रूण कोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाओ 1 नंबर। तो 1+1+1 के फॉर्म में भी 3 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके अथवा में फिर से 3 पार्ट है, पर निषेचन परागण को परिभाषित कीजिए, गैर एल्बुमिनस प्री भ्रूणपोषी बीजों का सिर्फ एक एक उदाहरण देना है, और स्त्री केसर के लंबोत काट में परागनलिका की वृद्धि को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाना है। ये पहला क्वेश्चन अपना 3 नंबर का पहले चैप्टर में से आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का जो है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में से। जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इसके प्रकार लिखिए, प्रमुख बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोराइजा का उल्लेख करते हुए इनका महत्व समझाना है। मतलब जैव उर्वरक का 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बना जिसमें सब कुछ अपने को लिख करके आना है। और इसके अथवा में जैसे ये तो बना है सिंपल पूरा क्वेश्चन, और 3 नंबर का इसमें से ऐसे भी बन सकता है, जैसे स्टेटिन क्या है इसका उपयोग लिखो 1 नंबर का, साइक्लोस्पोरिन ए क्या है इसका महत्व समझाओ 1 नंबर का, और बायोगैस प्लांट का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी 1 नंबर का। फिर वंशागति के आणविक आधार में 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो वो कैसे बन सकता है, मानव जीनोम परियोजना की 4 मुख्य विशेषताएं लिखो 2 नंबर का, टीआरएनए का नामांकित चित्र बनाओ 1 नंबर का। अथवा में आनुवांशिक कूट क्या है इसकी 4 विशेषता लिखो 2 नंबर का, डीएनए की द्विरज्जु के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का चित्र बनाइए 1 नंबर का। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में भी 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब अपने निबंधात्मक क्वेश्चन है वो अपने 2 ही चैप्टर में से बनने वाले, एक तो इकोसिस्टम वाले में से और एक मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले में से। अब मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में से भी क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है, पॉइंटों में वो 4 नंबर के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कैंसर क्या है, मैंने तो पॉइंट भी बहुत ज़्यादा बना दिए, वो तो इनसे कम बनाएगा, 3 में ही 4 नंबर देगा अपने को। जैसे कैंसर क्या है, कैंसर के मुख्य कारण लिखो 1 या 2 कारण, अर्बुद क्या है इसके प्रकार लिखो, कैंसर के लक्षण और उपचार लिखो, एक एक उपचार एक एक लक्षण लिखना है, और लास्ट में एक डायग्राम मिलेगा, लसिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में फिर से बनाया, प्रतिरक्षा की परिभाषा लिखो, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 मुख्य अंतर लिखो। परिभाषा है वो 1 नंबर की, मुख्य अंतर है वो 2 नंबर का, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र पूछेगा वो 1 नंबर का, टोटल मिलाकर के 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया है। और लास्ट क्वेश्चन जो अपने को मिलेगा, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि 18वां क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से होगा इसकी मेरी गारंटी है, लेकिन क्वेश्चन यही होगा ये गारंटी नहीं दे रहा हूं। अब लास्ट क्वेश्चन है वो अपने को इकोसिस्टम वाले में से मिलेगा। प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता की परिभाषा लिखिए 2 नंबर का, ऊर्जा के पिरामिड का नामांकित चित्र बनाइए और समझाइए कि हमेशा सीधा क्यों रहता है 2 नंबर का। तो 2 + 2 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। इसके अथवा में ऊर्जा प्रवाह को स्पष्ट कीजिए और नामांकित चित्र बनाइए 2 नंबर का। अपघटन क्या है इसके मुख्य चरण संक्षेप में ही लिखने हैं 2 नंबर का। तो ये टोटल 4 नंबर का इकोसिस्टम वाले में से बन चुका है। अब इस पेपर को देखने के बाद में आपको एक तो पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस पैटर्न के ऊपर 56 नंबर के क्वेश्चन बनाएंगे, कौन से चैप्टर में से किस हिसाब के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन कितने नंबर के वो बना रहा है उसका आइडिया लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आप इनको पढ़ोगे। उसके बाद में 100% का एक मॉडल पेपर और बनाएंगे जिसमें अपने एमसीक्यू के, रिक्त स्थान के, छोटे वाले क्वेश्चन, बड़े वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड की एग्जाम बार बार में टारगेट कर रही है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने को मिल जाएंगे। और इन्हीं में से कुछ बड़े क्वेश्चन है उनकी अलग अलग लेक्चर भी बनाए जाएंगे, अलग क्लासें भी रिकॉर्ड की जाएगी कि कोई बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार में एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उसकी अलग से क्लास ली जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।